जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 25 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आज का दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। तो मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा निर्वाचन आयोग पे। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस हुआ था। तो ये 3-4 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। दोस्तों, न्यूज़ एनालिसिस मैंने वीकली शुरू किया है, डेली मैं इसे बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए वीकली मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्रत्येक मंडे को मैं इसका न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करूंगा या प्रत्येक मंडे को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का डिस्कस मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। कल मैं कर नहीं पाया था क्योंकि आसपास में कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था। तो कई सारे दोस्तों का कमेंट आया है कि क्या एक दिन न्यूज़ एनालिसिस करने से आपका काम चल जाएगा? तो बिल्कुल आपका काम नहीं चलेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे मंडे को एनालिसिस करूँगा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण, और एक दिन आई थिंक फ्राइडे का दिन अच्छा होगा जहाँ मैं दैनिक जागरण के बिहार संस्करण का डिस्कशन करूँगा। तो इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको न्यूज़ को पढ़ना चाहिए, आपको पेपर को पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए आज का ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इस तरह से टिक करके मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। आप लोग सभी लोग जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप जाएंगे टेलीग्राम पे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रत्येक दिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ और वहाँ से जाकर के आपको पढ़ लें। अगर आप हमारे वीडियो को कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं, 1 महीना से फॉलो कर रहे हैं या 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल गया होगा कि दैनिक जागरण को पढ़ना कैसे है, दैनिक जागरण को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पार्ट को पढ़ना है, किसी भी न्यूज़ से कितना चीज़ को पढ़ना और कितना चीज़ को छोड़ना, ये आपको आइडिया हो गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको खुद पढ़ना होगा। जैसे कल का एक एडिटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति आई है। 70 वर्ष में पाकिस्तान ने एक नई सुरक्षा नीति लाई है, तो निश्चित तौर पर वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कल का एडिटोरियल था। इसी तरह से परसों या तरसों का एक न्यूज़ था कि सरकार बजट में, आगामी बजट में 2022-23 की जो बजट आने वाली है, उसमें एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की घोषणा करने वाली है। एक तरह की नई रिवॉल्यूशन है। जैसे आपने वाइट रिवॉल्यूशन सुना होगा, श्वेत क्रांति, आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा, हरित क्रांति, लेकिन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन एक पहली रिवॉल्यूशन इस तरह की सरकार ला रही है, तो वह आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और उसको टिक करके मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। तो न्यूज़ को डेली पढ़िए, आप लोग पढ़िए और धीरे धीरे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि न्यूज़ को कैसे पढ़ना। बेसिकली मेरा काम यही है। आज मैं यही आपके साथ डिस्कस करूंगा, न्यूज़ को भी डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ उसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करूंगा कि आखिर इस न्यूज़ में किस पार्ट को पढ़ना है और कितना पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ शर्जील इमाम को लेकर के, मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि इसका क्या क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन एक जो चर्चा चल रही थी आज से कुछ दिन पहले, हमारे देश के गृह मंत्री ने एक सुझाव मांगा था। उन्होंने सुझाव मांगा था कि हमें आईपीसी में संशोधन करना है, इंडियन पीनल कोड में हमें संशोधन करना है, आईपीसी में संशोधन करना है। तो आप हमें सजेस्ट कीजिए कि इसमें क्या क्या संशोधन होगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि आईपीसी वगैरह की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुई थी, 1860 के दशक में हुई थी। लॉर्ड कैनिन का वो समय था जिस समय में आईपीसी की शुरुआत हुई थी, इंडियन पीनल कोड की शुरुआत हुई थी, सीआरपीसी की शुरुआत हुई थी।
तो बेसिकली ये सब जो है अंग्रेज ने भारत पे रूल करने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत किया था। तो ऐसे कंडीशन में वर्तमान में आईपीसी और सीआरपीसी दोनों चर्चा में है कि क्या सरकार इसमें संशोधन कर सकती है, इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों है, और साथ ही साथ आईपीसी के एक इम्पॉर्टेंट धारा है आर्टिकल 124A, इसको कहते हैं राजद्रोह का मुकदमा। तो राजद्रोह के मुकदमा को क्या समाप्त करना चाहिए अथवा नहीं समाप्त करना चाहिए, पिछले 1-1.5 वर्ष से लगातार ये चर्चा में है। तो आपको ये न्यूज़ को पकड़ना नहीं, न्यूज़ आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल जो है आईपीसी की धारा 124A काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए कि क्या राजद्रोह का मुकदमा जो है वर्तमान में समाप्त किया जाना चाहिए या उसको बरकरार रखना चाहिए। क्या अंग्रेज ने भारत के लोगों की आवाज़ कुचलने के लिए जो राजद्रोह लाया था क्या वर्तमान में प्रासंगिक है अथवा नहीं है। दोनों ही पर्सपेक्टिव के बारे में एक आपकी कॉन्क्रीट राय होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप न्यूज़ को पढ़ते होंगे या इसी तरह से न्यूज़ को आप पढ़िएगा। जब भी आप किसी न्यूज़ को पढ़िएगा इसी तरह से पढ़िएगा। पूरे न्यूज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके किसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने की आवश्यकता है और उस कॉन्टेक्स्ट में आपको डीप में जाने की जरूरत है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बैकग्राउंड में भी डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र करने की आवश्यकता है। तो आज निर्वाचन आयोग के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज ही मनाया जाता है, उसका रीज़न ये है कि चुनाव आयोग की या निर्वाचन आयोग की स्थापना बेसिकली 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आज क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, वोटर्स डे है। क्यों है? क्योंकि इसी दिन 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना या चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। तो चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर के 29 तक, भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर के 29 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, चर्चा है। वैसे निकाय जिसका स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो उसे सांविधिक निकाय कहते हैं, और वैसे निकाय जिसका निर्माण संविधान के किसी प्रावधान से हो या संविधान के किसी आर्टिकल से उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। एक तो होता है संवैधानिक निकाय, संवैधानिक मतलब संविधान में प्रावधान है, और दूसरा होता है सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय को सांविधिक निकाय को लीगल बॉडी भी कहते हैं। तो सांविधिक निकाय वैसे निकाय होता है जिसका संसद के किसी एक्ट के माध्यम से निर्माण किया गया, और संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में जिक्र हो। तो निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। जब निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को, उस समय में निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होता था। 1989 में 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तो पहले निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय आयोग था 1950 से लेकर के 89 तक, और 1989 में इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। या तो मैक्सिमम आप 6 वर्ष तक रह सकते हैं और अपनी आयु के मैक्सिमम 65 वर्ष तक रह सकते हैं। दोनों में जो पहले कंप्लीट हो जाएगा वहाँ तक आप पद पे बने रह सकते हैं। अगर आप भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं तो या तो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक अपनी आयु के, दोनों में जो पहले कंप्लीट होगा वहाँ तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दर्जा प्रदान किया गया। इसके समान वेतन होता है, भत्ता होता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उनके समान इन्हें दर्जा दिया गया है, उनके समान इन्हें वेतन मिलता है, उनके समान इन्हें भत्ता मिलता है। अब देखिए एक पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर इसको ट्विस्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जाता है।
तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्थान है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दूसरा जो होते हैं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होता है। तीनों को शक्ति समान प्राप्त है, तीनों को समान सैलरी मिलता है, तीनों को समान पावर है। अंतर बस एक जगह है, इसको हटाने की प्रक्रिया में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसको उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से हमारे देश के किसी न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के द्वारा या उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उसको हटाने का सिंपल प्रोसेस है, और वो सिंपल प्रोसेस ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे राष्ट्रपति डायरेक्टली इन्हें पद से हटा सकता है। तो जब भी इलेक्शन कमीशन में हम सुधार की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि जिस तरह से आपने पदों का संरक्षण मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया है, उसी तरह से पदों का संरक्षण आप अन्य चुनाव आयुक्त को भी दीजिए। ये चर्चा हम करते हैं जब भी हम चर्चा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो आपको ज्ञात होना चाहिए। बाकी निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है ये सब आपको बुक्स में मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत के बुक्स में जाकर के डिटेल से पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं डिस्कस आज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है दिल्ली में प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार कुछ हुआ है। तो एक तो दिल्ली एयर पोल्यूशन काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। तो दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या कारण है, दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या कारण है, क्या उसका समाधान है, आपके द्वारा क्या क्या समाधान अपनाया जा सकता है दिल्ली एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, और सरकार ने अभी तक दिल्ली एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या समाधान किए हैं, इसके बारे में आपको कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ दिल्ली एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है पराली। दिल्ली एयर पोल्यूशन का दिल्ली रीजन नहीं है, दिल्ली एयर पोल्यूशन का सिर्फ दिल्ली रीजन नहीं है, बल्कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र भी हैं। मसलन पंजाब में किसान पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली एयर पोल्यूशन होता है, हरियाणा में किसान पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली एयर पोल्यूशन होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कारण भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है, और दिल्ली के किसान भी कहीं के पराली वगैरह जलाते हैं तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में पराली का क्या कॉन्क्रीट सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दिल्ली एयर पोल्यूशन। और साथ ही साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु प्रदूषण समाधान के लिए सरकार अभी तक क्या क्या कर रही है और क्या क्या किया जाना चाहिए। युवा भारतीयों को बड़ी कंपनियों का सीईओ बनते देख होता है गर्व, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्रीय बाल का दिवस के अवसर पे 29 बच्चों को पुरस्कार दिया है। इन बच्चों में से यदि कोई बच्चा आपके स्टेट से होता है या आपके स्टेट से संबंधित है, मसलन आप यूपी के हैं और इन 29 बच्चा में कोई बच्चा यूपी का होगा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में संबंधित आपके स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनेगी नेताजी की भव्य प्रतिमा। नेताजी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और वह अभी जो प्रतिमा स्थापित किया गया वो होलोग्राम के माध्यम से किया गया। इंडिया गेट पे होलोग्राम्स के माध्यम से नेताजी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और दिन था 23 जनवरी, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी की जन्म दिवस था और उसी जन्म दिवस के अवसर पे इंडिया गेट पे नेताजी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। एक होलोग्राम प्रतिमा थी और वास्तविक प्रतिमा जो है ग्रेनाइट की बनेगी, जो 28 फीट ऊंची होगी, जो नेताजी वहीं पे इसको स्थापित किया जाएगा, इंडिया गेट पे ही स्थापित किया जाएगा। ऐप पर एक क्लिक के साथ उपलब्ध होगी CGHS की सेवाएं। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवा उपलब्ध होगी। अब देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या है। इसके बैकग्राउंड में एक तो आयुष्मान भारत योजना है, ई संजीवनी पोर्टल जो सरकार ने शुरुआत किया था वो है। इसके बैकग्राउंड में है कि हेल्थ सेक्टर में सरकार किस तरह से आत्मनिर्भर हो, हेल्थ सेक्टर में को बेहतर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसी का एक पार्ट है। हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने के लिए
सरकार कुछ योजनाएं लेकर आई थी, उसका एक पार्ट इसको कह सकते हैं कि सरकार जो है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाओं की सेवा अब एक क्लिक पे उपलब्ध होगी, यानी इस संजीवनी कंसल्टेंसी के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाएगा। यानी आप एक क्लिक कीजिए, आपको डॉक्टर अपॉइंट हो जाएगा और डॉक्टर से आप डायरेक्टली सलाह ले लीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठे बैठे आप सलाह ले सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं कहीं न कहीं ला रही है सरकार। राजस्थान से 5 का यूनेस्को की वर्ल्ड टीनेज पार्लियामेंट में चयन। देखिए यहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट यूनेस्को अपने आप में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और यूनेस्को एक आयोजन कर रहा है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड टीनेजर्स पार्लियामेंट, यानी बच्चों का लिए एक अलग पार्लियामेंट होगा और उस पार्लियामेंट में बच्चे अपनी बात को रखेंगे। इसलिए भारत के जो है 5 बच्चे, राजस्थान के 5 बच्चे का चयन किया गया यहाँ से। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है, एक तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसका टेक्निकल अगर आप लोग को समझना है तो गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करती है। वर्तमान में विश्व में चर्चा में है। अब यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा है मेंस में, आप क्वेश्चन देखिएगा, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी का। अगर आप देखिएगा क्रिप्टो करेंसी तो वो जीएस पेपर 3 का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन इसको जीएस पेपर 1 में सोसाइटी से कंसल्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आपको सोचने की आवश्यकता है। क्रिप्टो करेंसी लगातार चर्चा में थी। सरकार एक समिति बनाई थी, जैन सिन्हा समिति, जो डिस्कस कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या करना चाहिए। और इसको लेकर के यूपीएससी मेंस ने क्वेश्चन पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है और भारत के समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप ये सोचिए कि क्रिप्टो करेंसी जो जीएस पेपर 3 का पार्ट है उसको जीएस पेपर 1 से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यह हर जगह हो रहा है, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस या हर जगह अब कोरिलेट करके क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रिप्टो करेंसी अपने आप में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और दूसरा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के बारे में कई बार ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। बिजनेस पेज पे बस एक न्यूज़ मुझे जो इंपॉर्टेंट दिखा वो ये दिखा, 2016 में सरकार ने एक समिति बनाई थी और ये समिति का नाम था अशोक दलवाई समिति। ये समिति बनाई गई थी कि 2022 में, यानी वर्तमान के ईयर में, 2016 से लेकर के 2022 तक सरकार को किसानों की आय को दुगुना करना था 2022 में। तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, इस समिति ने अपने रिकमेंडेशन दिया, 7 रिकमेंडेशन दिया और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च हुए। प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम को जब आप देखेंगे तो उसमें एक जो कार्यक्रम है वो है कि भंडारण क्षमता को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे देश के कृषि की समस्या को जब भी आपको लिखना है तो उसमें निश्चित तौर पे इसको समाहित करें, इसको जोड़ें कि हमारे देश में कृषि की जो समस्या है उसका समाधान में एक समाधान ये है कि हमें भंडारण को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसलिए बजट 2000 पिछले वर्ष का बजट आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया था। अब सोचिए 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया था ताकि भंडारण को लेकर के बहुत सारे भंडारण का निर्माण किया जा सके, भारत में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सके, गांव-गांव में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सके। क्यों ऐसा किया? क्योंकि लाखों टन अनाज प्रत्येक वर्ष सड़ रहे हैं। एफसीआई की रिपोर्ट के अनुसार लाखों टन अनाज प्रत्येक वर्ष एफसीआई के गोदाम में सड़ जाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि भंडारण को स्ट्रॉन्ग किया जाए, भंडारण को इम्प्रूव किया जाए, और उसी न्यूज़ से इसको आप लोग जोड़ सकते हैं। एक एडिटोरियल जो मुझे डिस्कस करना है, हालांकि इस एडिटोरियल को मैं अवॉइड करता था, लेकिन आज मुझे डिस्कस करना है क्योंकि एक तो काफ़ी चर्चा में चल रहा है
कि सरकारी खजानों से खैरात बांटने की होड़ यानी मुफ्तबंदी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब में जो कई सारी पार्टियां हैं और ख़ास करके आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली की बात करती है, मुफ्त शिक्षा की बात करती है। यूपी में भी बात होना शुरू हो गया है। यूपी में भी कुछ पार्टियों ने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। तो आखिर ये मुफ्तखोरी को लेकर के या मुफ्त वितरण को लेकर के, मुफ्तखोरी सही शब्द नहीं है, मुफ्त वितरण सही शब्द है, तो इसको लेकर के मैं अवॉइड करता था, लेकिन मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भरत झुनझुनवाला का एडिटोरियल है और मेरे एक फेवरेट राइटर ये हैं, तो मैं इस पर डिस्कस ज़रूर करूँगा। और कुछ अच्छे पॉइंट भी इन्होंने बताया, ऐसा नहीं कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कुछ अच्छे पॉइंट इन्होंने नहीं बताए, कुछ अच्छे पॉइंट बताए हैं। और इनका एडिटोरियल जो होता है हमेशा एक अच्छा एडिटोरियल लिखते हैं, कुछ सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करते हैं अपने एडिटोरियल में। देखिए एडिटोरियल वहीं इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे कुछ आपको समाधान, जैसे मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको मिलता है, 3-4 पॉजिटिव पॉइंट आपको एडिटोरियल से मिल गया किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे मुफ्त वितरण के बारे में मुझे ये एडिटोरियल पढ़ना है तो मुझे 3-4 पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए, मुझे 3-4 नेगेटिव पॉइंट मिल जाए और मुझे जो है 2-3 सॉल्यूशन मिल जाए, मेरे लिए काफ़ी है। किसी भी एडिटोरियल का निचोड़ आप यहीं प्राप्त करने का कोशिश कीजिए कि 3-4 पॉजिटिव पॉइंट कलेक्ट कीजिए, 3-4 नेगेटिव पॉइंट ढूंढिए और 2-3 जो है उसका कंक्लूजन ढूंढिए। कंक्लूजन इन द सेंस कि मतलब अगर आप प्रशासन में रहते तो आप क्या करते, आप उसकी जगह रहते तो आप क्या करते, आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, आपको पॉलिसी मेकर बना दिया जाता तो आप क्या करते। मुफ्तखोरी भारत में 2009 में चुनाव से जस्ट पहले किसानों के कर्ज माफ़ी से इसकी शुरुआत किया गया था। तो 2009 में किसान की कर्ज माफ़ी की घोषणा किया गया था लोकसभा चुनाव के इलेक्शन से पहले, उस समय में इसकी शुरुआत किया गया था। वर्तमान में बिजली, पानी, शिक्षा मुफ्त देने की होड़ लगी हुई है। अब देखिए मुफ्त वितरण के विरोध में क्या तर्क दिया जाता है। पहला तर्क आप सुनेंगे, बहुत जगह लोगों से सुनेंगे कि यह टिकाऊ नहीं है, यह दूरगामी उपाय नहीं है। ठीक है, तो राइटर का कहना है कि ठीक है आप ये बोल रहे हैं कि यह दूरगामी उपाय नहीं है, तो कब यह दूरगामी उपाय नहीं है, कब यह टिकाऊ नहीं है। तो इनका कहना है कि सरकारी राजस्व का 3 उपयोग होता है। बेसिकली सरकार जो बजट बनाती है उसका बेसिकली 3 उपयोग होता है। एक तो उपयोग ये होता है कि सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे सरकार हाईवे बना दी है। दूसरा करती है सरकार मुफ्त वितरण देती है, जैसे सरकार मान लेते हैं कि विधवा पेंशन योजना दे दी सरकार, या कई तरह की सरकार योजना लाती है उसमें पैसा सरकार देती है। और तीसरा होता है कि सरकारी खपत, जैसे सरकार को सैलरी देना है अपने कर्मियों को, सरकार का मान लेते हैं कि स्कॉर्पियो खरीदना है अपने किसी डीएम के लिए, तो वो 3 तरह का बेसिकली खपत होता है। अब इनका कहना है, राइटर का कहना है कि अगर मुफ्त वितरण तभी दिया जाना चाहिए जब उचित है, जब हमारे पास ऑलरेडी निवेश किया हो और हमारे पास सरकारी वितरण या सरकारी खपत भी पर्याप्त मात्रा में हो, वैसे कंडीशन में मुफ्त वितरण दिया जाना चाहिए। तो मुफ्त वितरण कब दिया जाना चाहिए, जब पर्याप्त मात्रा में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, निवेश हो चुका है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है, और दूसरा है कि सरकारी खपत भी पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सरकार, तो वैसे कंडीशन में मुफ्त वितरण किया जा सकता है। दूसरा राइटर ने मुद्दा उठाया कि टैक्स के दुरुपयोग। कई लोगों का कहना है, अगर आपने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं कि मुफ्त वितरण जो होता है ये टैक्स के पैसा का दुरुपयोग है। तो सबसे पहले टैक्स का पैसा 2 तरह का टैक्स होता है भारत में। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स में जो है जो आप कमाते हैं पैसा उसमें आप टैक्स नॉर्मली देते हैं सरकार को, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी आता है। आप कोई भी सामान परचेज कीजिए उसमें जीएसटी आपको देना पड़ेगा। आप जाइए मार्केट से एक साबुन का पैकेट परचेज कीजिए, नमक का एक पैकेट परचेज कीजिए, वहाँ भी आपको जीएसटी लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप एक आम आदमी होते हुए भी आप कहीं न कहीं टैक्स के रूप में सरकार को धन देते हैं। तो ये गलत अवधारणा है कि सिर्फ अमीर ही धन देता है, गरीब धन नहीं देता, गरीब टैक्स नहीं देता। गरीब भी टैक्स देता है लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो टैक्स के पैसा का दुरुपयोग, ये दूसरा आरोप लगता है मुफ्त वितरण को लेकर के। तो राइटर का कहना है कि करदाता के रुपए का या टैक्स के रुपए आम आदमी को मुफ्त वितरण के लिए दिया जाता है, इससे अमीरों का गरीबों के प्रति निर्वाह मानना चाहिए। यानी टैक्स जो आप देते हैं, और ख़ास करके ज़्यादातर टैक्स तो नॉर्मली अमीर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो एक तरह से ये टैक्स का पैसा जो है गरीबों के मुफ्त वितरण के लिए यूज होता है, तो इसे आप गरीबों का अमीरों के प्रति निर्वाह मानना चाहिए या ये कार्य मानना चाहिए कि अमीर का ये कार्य है कि वो गरीबों को पैसा दे। जैसे एक आपको याद होगा, यह एक योजना सरकार लेकर आई थी कंपनी लॉ 2013 में, CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां कॉरपोरेट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा जैसी कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गरीबों में खर्च करती है। चाहे वो शिक्षा में खर्च करें, चाहे स्वास्थ्य में खर्च करें, चाहे अन्य चीज़ों में खर्च करें, लेकिन वो गरीबों पे खर्च करती है। कुछ लोगों द्वारा सब्सिडी का समर्थन किया जाता है और मुफ्त वितरण का विरोध किया जाता है, जबकि अगर आप देखेंगे सब्सिडी के तहत भी सरकार मुफ्त में पैसा देती है, लेकिन वही लोग सब्सिडी का समर्थन करते हैं लेकिन मुफ्त वितरण का विरोध करते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट है। बाकी समाधान की चर्चा किया गया। राइटर ने एक समाधान जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। राइटर का कहना है कि जॉबलेस ग्रोथ, GST, नोटबंदी भारत में व्यापक स्तर पे बेरोजगारी पैदा किया। देखिए 3 टर्म है। एक तो जॉबलेस ग्रोथ, अगर आप देखेंगे पिछले 30 साल से भारत में जॉबलेस ग्रोथ चल रहा है, यानी 1990 के बाद क्या हुआ कि भारत में ग्रोथ हो रहा है। भारत की GDP प्रत्येक वर्ष 7%, 8%, 10% तक प्रत्येक साल बढ़ती है, लेकिन जॉब नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। वैसा ग्रोथ जो जॉब के बिना हो उसे कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। तो एक तो जॉबलेस ग्रोथ है, दूसरा है GST और तीसरा है नोटबंदी। ये तीनों ही भारत में व्यापक स्तर पे बेरोजगारी उत्पन्न किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी हम देख सकते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम होता है, उसमें लाखों लोग भरते हैं फॉर्म। यदि हम रोजगार के सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं अपना सकते तो नकदी वितरण का उपाय ही अपनाना चाहिए, राइटर का कहना। तो या तो लोगों को आप रोजगार दे दीजिए, और लोगों को अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो ऐसे कंडीशन में नकदी वितरण आपको देना होगा, मुफ्त वितरण आपको देना होगा, ये राइटर का कहना। और मैंने कहीं ना कहीं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब देखिए मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव इसको लेकर के क्या है, एक तो मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल है कि मैंने दिल्ली सरकार के कार्य भी देखे हैं। दिल्ली में मैं रहा भी हूँ। दिल्ली में जो बिजली है, सरकार बिजली मुफ्त देती है 200 यूनिट तक। बिजली मुफ्त देने के बाद भी बिजली प्रॉफिट में चल रही है। इसका मतलब यह है कि बिजली में जो पहले भ्रष्टाचार हो रहा था उसको सरकार ने रोक लगा दिया। तो अगर भ्रष्टाचार को देश में हर जगह भ्रष्टाचार को अगर आप रोक लगा देते हैं तो वैसे कंडीशन में मुफ्त वितरण भी करेंगे तो आपको कोई उससे नुकसान होने वाला नहीं है। और ये मुझे लगता है हर जगह किया जाना चाहिए। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, मैं देखता हूँ कि अक्सर भ्रष्टाचार वहाँ पे होता है, मेरी आंखों के सामने में होता है और मैं देखता रहता हूँ। तो भ्रष्टाचार अगर रुक गया तो वैसे कंडीशन में आप मुफ्त वितरण दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपको राजस्व का नुकसान नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 2 मॉडल का देश में चर्चा होता है। एक तो प्रोफेसर जगदीश भगवती मॉडल है, एक तो जगदीश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछा है। एक जगदीश भगवती मॉडल है, ये प्रोफेसर है जगदीश भगवती मॉडल। तो जगदीश भगवती मॉडल, हालांकि ये अमेरिका में रहते हैं वर्तमान में, लेकिन इसका जो मॉडल है, इसका मॉडल ये है कि किसी भी स्टेट का अगर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप कर दीजिए। मसलन अगर मान लीजिए मुझे एक स्टेट है यह यूपी को डेवलप करना है तो यूपी के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दीजिए, वहाँ अच्छे रोड बना दीजिए, कनेक्टिविटी बना दीजिए, हाईवे बना दीजिए, अच्छा एयरपोर्ट बना दीजिए, पोर्ट बना दीजिए, ये सारा का सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दीजिए, वो जगह अपने आप डेवलप कर जाएगा। जैसे गुजरात, तो गुजरात प्रोफेसर जगदीश भगवती मॉडल पे चलता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हुआ। दूसरा मॉडल है अमर्त्य सेन मॉडल। अमर्त्य सेन मॉडल ये है कि किसी भी स्टेट को अगर आप डेवलप करना है तो वहाँ पे सिर्फ 2 काम कीजिए। सरकार का बेसिकली 2 ही काम है, सरकार अच्छा एजुकेशन दे दे और सरकार अच्छा हेल्थ दे दे। बाकी लोग अपने आप को डेवलप कर लेंगे, स्टेट अपने आप को डेवलप कर लेगा। जैसे केरल हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए अगर आप देखते होंगे कि SDI इंडेक्स में टॉप पे कौन आता है, वो केरल आता है। हर एक इंडेक्स में आपको टॉप पे केरल मिलेगा। क्यों?
क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन में केरल ने अच्छा काम किया, अमर्त्य मॉडल को केरल ने अपनाया। तो मेरा मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के मुफ्त सुविधा देनी चाहिए, मुफ्त वितरण किया जाना चाहिए और अच्छी सुविधा देनी चाहिए। अच्छा हेल्थ दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, ये सरकार का प्राइमरी काम है, इसको देना ही देना सरकार को चाहिए, तभी कोई भी स्टेट डेवलप करेगा। बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस कर दिया है। देखिए ये जो दे रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रहा है, मैं बोलता हूँ हमेशा कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक तरह से डाटा ही ये दे रहा है आपको, और इसको नोट ही कर लीजिएगा। इसका कटिंग मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर देता हूँ, वहाँ से भी पढ़ लीजिए। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ टॉपिक पे देता है। जैसे मान लीजिए आपको स्टार्टअप पे यहाँ पे कुछ डाटा दिया, कल के डेट में मेंस में आपको स्टार्टअप पे लिखना होगा, ये डाटा आप कोट कर सकते हैं कि भारत में 80 यूनिकॉर्न कंपनियाँ। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है? वैसा कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन क्रॉस हो, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। लगभग मान लीजिए वैसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल टोटल में करोड़ में बात करो, इंडियन करेंसी में बात करो तो 7500 करोड़ रुपए क्रॉस हो, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। भारत में 80 यूनिकॉर्न कंपनी है, जिसमें सबसे अधिक 50% से अधिक यूनिकॉर्न कंपनी 2021 में बने हैं। जैसे अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न कंपनी है। इसी तरह से स्टार्टअप क्या होता है? तो स्टार्टअप के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि 10 साल से अधिक पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि 100 करोड़ से अधिक जो है टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन जो फुलफिल करते हुए उसे स्टार्टअप कंपनी कहा जाता है। तो बेसिकली इसको ज़रूर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, या इसका कटिंग कहीं ना कहीं आप लोग रख लीजिएगा। इसका पिक्चर या तो रख लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी काम देगा मेंस के समय में। और कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 की हुई थी। ये सब जानकारी भी कई बार मेंस में तो नहीं, स्टेट पीसीएस में या किसी वनडे एग्जाम में डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। अब देखिए ये जो है अभी ऐसा कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी विश्व युद्ध की तरफ विश्व बढ़ रहा है, और उसका कारण है यूक्रेन। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना होगा। बैकग्राउंड ये है कि यूक्रेन अलग हुआ है रूस से, जिस तरह से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ उसी तरह से यूक्रेन अलग हुआ है रूस से। अच्छा, यूक्रेन रूस से अलग हुआ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यूरोप का पूर्वी पार्ट है, पूर्वी यूरोप का ज़्यादातर देश रूस के साथ रहा, और पश्चिमी यूरोप का ज़्यादातर देश रहा अमेरिका के साथ। अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध की स्थिति रहती थी 1991 से पहले। तो अमेरिका, यूएसए और रूस, पश्चिमी यूरोप यूएसए के साथ रहा, नाटो का अलायंस रहा पश्चिमी यूरोप, और वो जो पूर्वी यूरोप रहा है वो रूस के संबंध रहा है। अब देखिए इशू क्या रहा, इशू ये रहा है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन का जो लोकेशन है वो बेसिकली पूर्वी यूरोप का पार्ट है, पूर्वी यूरोप में पड़ता है। ऐसे कंडीशन में यूक्रेन अगर कहीं न कहीं अमेरिका के साथ चला जाता है या नाटो का पार्ट हो जाता है। नाटो का मतलब क्या है? नाटो का सिंपल मतलब ये है कि एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो पे हमला। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, इसका सिंपल मतलब होता है कि नाटो का एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो पे हमला। जैसे अगर कल की डेट में यूक्रेन नाटो का पार्ट होता और नाटो पे अगर कोई तीसरा देश, मान लेते हैं रूस, नाटो पे रूस जो है यूक्रेन पे हमला करता है, तो ऐसे कंडीशन में पूरे नाटो पे हमला वो माना जाएगा। मतलब अमेरिका पे वो हमला माना जाएगा, ब्रिटेन पे वो हमला माना जाएगा, फ्रांस पे वो हमला माना जाएगा, और सभी देश उसको मिलकर प्रतिक्रिया देंगे। तो नाटो बेसिकली यही है कि नाटो के एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो पे हमला, पूरे अमेरिका पे हमला, पूरे ब्रिटेन पे हमला, पूरे फ्रांस पे हमला वो माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्तमान में क्या है? वर्तमान में रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है कहीं न कहीं यूक्रेन
नाटो में शामिल हो या यूक्रेन को अमेरिका समर्थन दे, यूक्रेन को पश्चिमी यूरोप के देश समर्थन दे, ये रूस नहीं चाहता। तो इसी को लेकर के एक बार फिर, और यूक्रेन क्या है, यूक्रेन अपनी सुरक्षा चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में यूक्रेन जा रहा है आपको नाटो के पक्ष में जा रहा है, यूक्रेन अमेरिका के पास जा रहा है, और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन अमेरिका के पास में जाए। अगर यूक्रेन मान लेते हैं अमेरिका के पास चला जाता है या नाटो का सदस्य बन जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यूक्रेन पे भी अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बना लेगा, और यूक्रेन में अमेरिका अपना मिलिट्री बना लेगा। इसका मतलब कि यूक्रेन जो रूस से सटा हुआ है, तो रूस से सटा हुआ अमेरिका का मिलिट्री बेस होगा, जो कहीं ना कहीं रूस नहीं चाहता। खैर, इस टॉपिक में मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हो रहा है। देख रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। हौती यूएई ने हौती विद्रोहियों की 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई। देखिए, हौती विद्रोही कहाँ किया, तो हौती विद्रोही बेसिकली यमन किया, और यमन को अगर आप देखेंगे हौती विद्रोही का समर्थन कौन करता है, तो ईरान करता है। अब यहाँ पे शिया सुन्नी का खेल है। विश्व का सबसे बड़ा शिया देश कौन है, विश्व का सबसे बड़ा शिया देश है ईरान, और विश्व का सबसे बड़ा सुन्नी देश कौन है, सऊदी है। विश्व का सबसे बड़ा सुन्नी जो देश है वो सऊदी है। तो शिया और सुन्नी का विवाद बहुत पुराना विवाद है, दोनों में नहीं बनता। दोनों मुस्लिम धर्म का पार्ट है, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। तो ऐसे कंडीशन में ईरान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का लगातार प्रयास करते हैं या गिराने का लगातार प्रयास करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ईरान जो है, मान लीजिए डायरेक्टली अटैक सऊदी अरब को नहीं कर रहा, तो ईरान क्या कर रहा है कि हौती विद्रोहियों को हथियार देता है, उसका समर्थन करता है, और हौती विद्रोही के माध्यम से सऊदी अरब पे उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का गिरवाया या यूएई पे बैलिस्टिक मिसाइल गिरवाया, क्योंकि दोनों ही सऊदी अरब और यूएई दोनों ही सुन्नी बाहुल देश हैं। आयशा मलिक पाक सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है आयशा मलिक। डायरेक्टली वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जंगल में आग जो लगी है, तो बेसिकली मेंस में देख रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है जंगल पे आग को लेकर के। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जंगल की आग बेसिकली क्लाइमेट चेंज से इसको आप लोग जोड़ सकते हैं। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे पर्सनली, तो आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक इंस्टाग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।